हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है वो है लाइट पार्ट वन। इसको मैं दो टॉपिक में कन्वर्ट करूंगी, जिसमें सेकंड टॉपिक जो होगा वो रे डायग्राम के ऊपर होगा और आज जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल होगा। ओके। आज का जो टॉपिक है सबसे पहले है कि लाइट लाइट होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है जानेंगे इसकी कुछ टर्म्स के बारे में कि ये होती क्या है। सबसे पहले है कि जो लाइट वेव है, लाइट वेव लाइट वेव्स डू नॉट रिक्वायर डू नॉट रिक्वायर डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम एनी मटेरियल मटेरियल मीडियम फॉर ट्रैवलिंग traveling hence called electromagnet hence called electromagnetic waves। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको जो है पास होने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, ये वैसे ही ट्रेवल कर जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लाइट इन वैक्यूम इन वैक्यूम तो वो होती है 3 × 10⁻⁸ दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म। ये आपको याद रखना है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है। अगर आप उससे पूछा जाए कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इज दिस क्लियर? अब देखो, द पाथ, ये साथ में छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये जो आपको पता होना चाहिए। द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल, वो पाथ जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। विच लाइट ट्रेवल इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अब देखो इसमें होता क्या है, दो तरह के सरफेसेस होते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, ध्यान देना। एक है रेगुलर सरफेस और एक है इरेगुलर सरफेस, मतलब उबड़ खाबड़ सा। अगर यहाँ पे कोई रे स्ट्राइक कर रही है तो ये यहाँ स्ट्राइक करेगी और यहाँ निकल जाएगी। ऐसे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ निकल जाएगी। अगर कोई रे यहाँ स्ट्राइक करी तो ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये रेगुलर सरफेस है, स्मूथ सरफेस जिसको बोलते हैं रेगुलर सरफेस। और ये कौन सा है, उबड़ खाबड़, इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस का क्या होता है, ये देखो। अगर लाइट यहाँ स्ट्राइक करी तो ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्ट्राइक करी तो ऐसे निकल जाएगी। इस तरह का इसका फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है इसका एरो जो है इस टाइप होगा और ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये, तो ये है इरेगुलर सरफेस। कहने का मतलब है अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है वो समझो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब ये देखो, ये आपके पास कोई स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जैसा शाइनी सरफेस बोल लो। यहाँ पे कोई रेस स्ट्राइक करी, ये जो रेस स्ट्राइक कर रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, ये टकराई और सरफेस के साथ और यहाँ से ये बाउंस बैक होगी वापस, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चलेगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसके जो बीच में होता है
इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, कहने का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में अगर आपको इसकी डेफिनेशन पे जाना है तो आप ये लिख सकते हो कि जिस तरफ से लाइट आई थी उसी तरफ ये वापस चलेगी, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। द फिनोमिना ऑफ कमिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium in the same medium मतलब एक ही मीडियम रहेगा, जहां से आई थी वहीं पे वापस चली जाएगी। आफ्टर स्ट्राइकिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग ए प्लेन एंड पॉलिश सरफेस। ओके, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब है, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। मान लो ये कोई दीवार है, आप यहाँ पे कोई बॉल इसकी तरफ फेंकते हो, तो आप देखोगे ये बॉल फेंका आपने, तो ये बॉल जो है वापस आपकी तरफ आएगा। मतलब अगर आप ऐसे बॉल फेंक रहे हो, मान लो ऐसे बॉल फेंका, तो ये ऐसे वापस आ जाएगा। तो ये जो है ये इंसिडेंट रे होगी, ये जो है क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है बीच में इसके क्या बनेगा? नॉर्मल। ये क्या बनेगा? नॉर्मल। तो कहने का मतलब है कि जिस मीडियम से लाइट आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है इसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखो, इसमें भी अगर आप डायग्राम बना के शो करोगे तो ज्यादा बेटर है। मान लो ये हमारे पास कोई पॉलिश सरफेस है, मैंने यहाँ पे कोई लाइट स्ट्राइक करी और ये यहाँ टकरा के यहाँ से ही वापस हो गई। ठीक है, इस तरफ से आई थी और ये इसका बना नॉर्मल। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? अब देखो, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये देखो, तीनों रे जो हैं एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया? द इंसिडेंट रे। इसका पहला लॉ हमें ये कहता है, द इंसिडेंट रे द इंसिडेंट रे द नॉर्मल द नॉर्मल टू द मिरर नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie all lie in same plane। अब यहाँ पे समझो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे क्या हैं? एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। पहला लॉ हमें ये कहता है। दूसरा लॉ हमें ये कहता है कि यहाँ पे जो आई है वे ऑलवेज इक्वल टू आर होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आई ऑलवेज इक्वल टू आर। फॉर एग्जाम्पल आई 45 है, तो आपको पूछा जाता है आर कितना है, तो आर भी 45 होगा। अब आगे समझाती हूँ। ये देखो, अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि आई इक्वल टू, रिफ्लेक्शन का केस है तब जाके ये होगा,
आई जो है अगर 30 डिग्री है तो आर भी 30 ही होगा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर। तो ये जो है दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर आई जो है 60 है तो आर भी 60 ही होगा। अगर आपको कई बार ऐसे दे देते हैं आर 30 है तो एंगल आई बताओ, तो आपने तब लिखना है कि वो भी 30 होगा, बिकॉज ऑफ अगर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये कहता है कि आई ऑलवेज इक्वल टू आर। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो लॉ है, मतलब दीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू all type of reflecting surfaces including spherical surfaces। तो आप लिखोगे इसका आंसर, यस इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। तो ये इनके लिए जो है एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले तो है कि प्लेन मिरर जो है इमेज जो फॉर्म करता है, उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पे ना कुछ चीजें टर्म समझने वाली हैं। रियल और इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है, ये याद रखना। रियल इमेज फॉर्म और वर्चुअल इमेज फॉर्म, रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनेगा, वर्चुअल इमेज जो है स्क्रीन पे नहीं बनेगा। अगर रियल बन रहा है तो दैट मीन वो इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। जैसे मान लो मैंने ये कोई सब्सटेंस आपको दिखा रही हूँ, ये जो है पेन है, मान लो ये वाली कोई आपके पास, तो ये पेन जो है आपको ऐसे दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, मतलब इस तरह का इमेज दिखाई देगा। लेकिन जो वर्चुअल है, वर्चुअल में जो है एक्चुअल में इमेज नहीं बनता, बट वो जैसा था वैसा ही दिखाई देता है, सीधा था तो सीधा ही दिखाई देगा। अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब ये है, अभी आगे और सब क्लियर करूंगी इस टर्म को। अभी याद रखना कि जो प्लेन मिरर है, आपको पूछा जाए कि किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, तो आप लिखोगे image is virtual and erect, virtual and erect। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि जो साइज है, यहाँ पे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि साइज ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो, इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। जैसे आप कह सकते हो कि एम्बुलेंस देखा है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, तो वो होता है लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा लिखा होएगा तो आपको रेयर व्यू मिरर से वो सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, द इमेज टू फॉर्म बाय प्लेन मिरर is always at the same distance as the object is in front of it, is in front
ऑफ इट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। तो इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो +1 होती है। दोबारा सुनो, जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट था उतना ही साइज। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इतनी लेंथ का है तो आपको इतनी ही इसकी लेंथ दिखाई देगी। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, तो इमेज जो है उल्टा दिखाई देगा। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब है जैसे उल्टा दिखे तो सीधा दिखता है आपको। The image formed by a plane mirror is always at the same distance as the object is in front of it, और magnification of plane mirror is +1। तो इसकी जो है मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर की +1 होती है। अब देखो इसमें जो है आपको पूछा जाएगा स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है टू टाइप के होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। मिरर whose reflecting surface reflecting surfaces are part of sphere is called spherical mirror। जो मैं आपको करा रही हूँ इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसके नोट्स बना लो, इतना ही कर लो, तब भी आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब देखो जो स्फेरिकल मिरर है वो दो तरह का होता है। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉनकेव मिरर, और एक होता है कन्वेक्स मिरर। इसकी जो शेप होती है कॉनकेव की इस तरीके से होती है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहेगा, और कन्वेक्स जो है ऐसे होता है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे रहेगा। ठीक है, इसकी ये शेप होगी। अगर आपको पूछा जाता है इनकी डेफिनेशन तो आप ये लिख सकते हो, इस फेरिक, पहले मैं कॉनकेव की लिख रही हूँ, कॉनकेव कॉनकेव मिरर। तो इस फेरिकल मिरर whose reflecting surface whose reflecting surface is curved inward curved inward inwards is called curved inward, that is toward the center of sphere is called concave mirror। ठीक है, इसकी जो शेप है मैंने आपको पहले भी बताई है, ऐसी होती है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, आगे है जो स्फेरिकल मिरर है, जो कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में क्या है कि हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस whose reflecting surface is curved outward is called
इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ओके, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अभी मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कुछ पॉइंट थे वो रह गए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ध्यान से सुनना। अब ये देखो, ये कोई पॉलिशिंग सरफेस है, यहाँ पे कोई रे टकराई और ये जो है इसी मीडियम में वापस चलेगी। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अभी यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको पूछा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मतलब इंसिडेंट, मतलब एंगल मेक इन बिटवीन इंसिडेंट रे। अब देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो ऑलवेज बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं आर और इसको बोलेंगे आई। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना लाइट चैप्टर अधूरा है। उसका आपको समझ ही नहीं आएगा कि रे डायग्राम एक्चुअल में है क्या। अब सबसे पहले देखो, अगर मैंने मान लो ये कॉनकेव मिरर लिया, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट पास हो रही है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे हमेशा पोल होता है। और इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पी फॉर पोल, एफ फॉर फोकस और सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर सी से लेके पी तक के डिस्टेंस को बोलते हैं, सी से लेके पूरा पी तक, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ से लेके पी तक को बोलते हैं फोकल लेंथ। यहां से लेके सिर्फ इतना पार्ट, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। सी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पी एफ से लेके पी तक का डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ। अब देखो, इसमें एक फॉर्मूला आपसे बोला जाता है कि जो आर इक्वल है वो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ के होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो वो रेडियस का आधा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ जो है 10, तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और अगर आपको रेडियस निकालना है तो फोकल लेंथ आपको गिवन होएगी। अगर फोकल 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 2 × 3 कर दोगे तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब देखो, इसमें एक टर्म आती है अपर्चर। पूछा जाता है कि अपर्चर कौन सा है। मैं दोबारा देखो, ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो यहाँ पे इसको मैं ए और ए डैश से लिखा, एक लाइन पास करी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे हमेशा पोल होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकल लेंथ। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट है हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है। अब देखो, ए से लेके ए तक का जो ये वाला पार्ट है, ए डैश, ये पूरा, इसको जो है बोलते हैं अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। दिस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। अब देखो, जो कॉनकेव मिरर है, जैसे मैंने बात करी थी कि रियल इमेज फॉर्म होता है, एक रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। ये टर्म बहुत यूज होएगी पूरे चैप्टर में, वर्चुअल इमेज, ठीक है।
इसके बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। रियल इमेज जो है ऑलवेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन, इसका है द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, फॉर्म ऑन द स्क्रीन। लेकिन जो इमेज वर्चुअल इमेज है, द इमेज इज नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे नहीं बनता, फॉर्म ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जो रियल इमेज है हमेशा फॉर्म करता है, ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड इमेज, उल्टा दिखाएगा आपको। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। और यहाँ पे जो वर्चुअल है, द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, इज दिस क्लियर नो? ठीक है, ये टर्म आपसे बहुत पूछी जाती है। जहां पे भी हम रियल इमेज यूज करेंगे तो वहां पे हमेशा उसका जो यूज होएगा इन्वर्टेड होएगा, कि इमेज इन्वर्टेड फॉर्म करता है। लेकिन अगर वर्चुअल का नाम लेंगे तो वो इमेज जो है कौन सा फॉर्म करता है, इरेक्ट। अब इसका मतलब समझाती हूँ। ये देखो, अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ए से लेके ए डैश अपर्चर, एक लाइन पास हो रही है यहाँ से, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है, और इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पे कोई रेज आई, यहाँ पे टकराई, और एक रे यहाँ से निकली, तो ये जो है यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करेगी, और ये भी फोकस में से पास करेगी। तो ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज बना, यहाँ पे पॉइंट साइज इमेज बना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट साइज इमेज बन रहा है यहाँ पे, ये बना रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं ऐसे लेती हूँ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, बात वही है। यहाँ पे ये जो है सेंटर ऑफ कर्वे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस होएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक रे आई यहाँ पे पैरेलल, और एक यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टकरा तो गई, लेकिन हमें कोई इमेज नहीं दिख रहा, तो हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और इसको भी पीछे की तरफ, और इसको जो है डॉटेड लाइन में यहाँ पे देखो, ये डॉटेड लाइन में यहाँ पे, तो ये पॉइंट साइज इमेज फॉर्म कर रही है, बट ये एक्चुअल में नहीं बना, ये हमने डॉटेड से इसको पीछे बढ़ाया। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो यहाँ से हो गई थी, ये जो है इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ये फोकस में से पास करेगा, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, जो डॉटेड लाइन में बनेगा, वो हमेशा वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कि आप रियल में एक्चुअल में जो लाइंस हैं वो मीट करती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तब जाके वो मीट करी। ठीक है, तो ये होता है, रियल में एक्चुअल में मीट करती है, वर्चुअल में हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो है एक पॉइंट और है, देखो, जो पूछा जाता है, यूजेस ऑफ, इसमें ये पूछे जाते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट यूज आप कह सकते हो कि यूज्ड इन टॉर्चेज में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, एंड व्हीकल हेडलाइट, हेडलाइट में इसका यूज किया जाता है। डेंटिस्ट यूज करते हैं, बाय डेंटिस्ट, टूथ को देखने के लिए यूज करते हैं। शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में यूज किया जाता है। कॉनकेव मिरर कहाँ यूज किया जाता है, शेविंग मिरर में। और यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, सोलर फर्नेसेस में इसका यूज किया जाता है।
फर्नेस में इसका यूज। अब देखो क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, आपको इसके यूजेस पता होने चाहिए। कि आपको पूछा जाएगा कि टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? कॉनकेव। क्या लिखोगे? कॉनकेव। अगर बोले जाए कि डॉक्टर यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, तब भी आप क्या लिखोगे? कॉनकेव। अगर बोले कि शेविंग मिरर में यूज किया जाता है, तो तब भी आप क्या लिखोगे? कॉनकेव। और अगर पूछा जाए सोलर फर्नेसेस में कौन सा मिरर यूज किया जाता है, तब आप लिखोगे कॉनकेव। मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब देखो आगे है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है यूज्ड एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में यूज किया जाता है। व्हीकल्स में यूज किया जाता है। और सेकंड जो है यूज टू सी फुल लेंथ ऑफ सी फुल लेंथ ऑफ फुल लेंथ इमेज फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ऑफ ए टॉल बिल्डिंग टॉल बिल्डिंग की पूरी लेंथ देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि रियर व्यू व्यू मिरर कौन सा है, तो आप लिखोगे कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको पूछा जाता है कि फुल लेंथ इमेज जो है टॉल बिल्डिंग का देखने के लिए कौन सा लेंथ यूज किया जाता है, तो आप क्या लिखोगे? कॉन्वेक्स मिरर। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें जो है पूछा जाता है कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला। अब देखो मिरर फॉर्मूला में क्या है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक है, u जो है u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है। और v जो है इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस। और f जो है वो क्या है? फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इज दिस क्लियर? अब देखो कुछ रूल्स फॉलो होते हैं कोई भी अगर हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसके बाद इसकी डायग्राम बनानी है, तो उसके लिए आपको जो है फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप डायग्राम जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ रूल्स होते हैं। बाकी ये डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन मैं इसमें आपको उसके रूल्स बताऊंगी कि डायग्राम बनता कैसे है। ठीक है, इसमें जो है रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है, मान लो ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास। ये इसका अपर्चर है। यहाँ से एक रे पास हो रही है। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे फोकस है। अब अगर कोई रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल आपको याद रखने, तभी आपसे रे डायग्राम बनेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल रेज हैं। ये दो पैरेलल रेज हैं। अगर आपको पूछा जाए कि दो पैरेलल रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये किस में से पास होंगी? तो ये हमेशा फोकस में से पास करेंगी। ये हमेशा फोकस में से पास करेंगी। सेकंड रूल हमें ये कहता है, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कोई रे पास कर रही है। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अगर कोई रे फोकल लेंथ में से पास कर रही है, तो क्या हो? फोकस में से पास कर रही है, तो ये क्या होगा? ये इसकी इंसिडेंट रे बन गई। अगर कोई लाइन फोकस में से पास करेगी तो वो ऑलवेज पैरेलल होएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये पहले लॉ का उल्टा लॉ है। मतलब पहले लॉ में क्या था कि अगर लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऑलवेज पास थ्रू ए फोकस। लेकिन अगर इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू ए फोकस तो दे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों आपस में उल्टे हैं।
अगर कोई लाइन, तीसरा रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई लाइन, ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकल लेंथ। अगर कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी तो जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है में से कोई लाइन अगर पास करती है तो जैसे ही वो गई थी वैसे ही वापस आ जाएगी। फोर्थ लॉ हमें ये कहता है कि अगर ये जो है कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इसका जो है क्या है, फोकस है। ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक करती है तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम करेगी और ये आगे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे बना आई और यहाँ पे बना आर। तो आई और आर आपस में इक्वल होता है। ठीक है। इसको ये देखो जो मैंने आपको समझाया है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो सारा समझ आएगा। इसके 4 रूल्स हैं, आपको चारों रूल्स पता होने चाहिए कि अगर कोई लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा, वो ऑलवेज फोकस में से पास करेगी। अगर कोई लाइन फोकस में से जा रही है तो वो ऑलवेज पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो रिट्रेस द सेम पाथ, रिट्रेस द सेम पाथ, सेम पाथ। और लास्ट था कि अगर कोई जो है पोल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे नॉर्मल बन जाती है और आगे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मतलब आई ऑलवेज इक्वल टू आर, क्योंकि वो जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगा। ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही सारा कुछ आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो एक क्वेश्चन है, मैं आपको देती हूँ कि 3 मिरर हैं आपके पास, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है। आपको इसको टच नहीं करना, विदाउट टच किए आपने बताना है, विदाउट टच किए बताना है कि जो है, जैसे मान लो आपको नहीं पता कि प्लेन मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर कौन सा है और कन्वेक्स मिरर कौन सा है। ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, मान लो 3 मिरर आपके सामने रख दिए, एक प्लेन मिरर, एक कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आपको बोला जाए कि बताओ कि विदाउट टच किए कि ये कौन सा मिरर है। तो देखो प्लेन मिरर जो है सेम साइज का इमेज फॉर्म करेगा, जैसा था वैसा दिखाएगा, सेम साइज। जो कॉनकेव मिरर है उसमें आपको जो है इमेज जो है इनलार्ज दिखेगा, इनलार्ज मतलब बड़ा दिखेगा, और इन्वर्टेड उल्टा दिखेगा, आपका फेस उल्टा दिखेगा, इन्वर्टेड। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होएगा, अगर आप उसमें अपना फेस देखते हो तो वो आपको जो है डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, डिमिनिश दिखाएगा, स्मॉल लिख सकते हो, डिमिनिश दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, और इरेक्ट जैसा था वैसा ही दिखाएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको बोला जाता है कि आपके पास को 3 मिरर दे दिया, आपने उसको टच नहीं करना, अब बताओ उसमें से प्लेन मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर क्या है। तो आप अगर मान लो एक मिरर में देखते हो कि आपको सेम साइज दिखाई दे रहा है तो दैट मीन वो प्लेन मिरर होगा। अगर इसमें आपको इमेज जो है बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन आपको शक्ल उल्टी दिख रही है तो दैट मीन वो इन्वर्टेड होगा। और कन्वेक्स मिरर जो है वो आपको डिमिनिश छोटा साइज दिखाएगा और वो सीधा दिखाएगा। ठीक है। तो ये थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी। और अगली वीडियो में मैं इसके रे डायग्राम कराऊंगी, रे डायग्राम, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं इसके। तो रे डायग्राम सीखने में टाइम नहीं लगेगा, तो वहां पे हम रे डायग्राम करेंगे, मैग्निफिकेशन करेंगे, और एक रूल्स उसमें हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए कि v कहाँ कैसे पॉजिटिव होता है या v कहाँ नेगेटिव होता है, u कहाँ पॉजिटिव होता है, u कैसे नेगेटिव होता है। तो रे डायग्राम में इसका बड़ा रोल है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। पहले आप इतना कर लो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसका खत्म होता है। एनसीईआरटी में इससे अलावा कुछ भी नहीं दिया, रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल टॉपिक दिया हुआ है।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।